नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। सभी का स्वागत है नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में। नमस्ते हिमाचल के सभी दर्शकों को पहले तो नवरात्रि आजकल हो रही है, तो सबसे पहले अष्टमी, दुर्गाष्टमी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी सारी जो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं वो आपको देना चाहते हैं, और कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं उसके लिए माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। और साथ ही साथ कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। सुबह सुबह की शुरुआत वैसे भी अगर अच्छे कार्य के साथ और अच्छी विशेष के साथ होती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है, ऐसा सभी का मानना होता है। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ हमें सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। और आज का जो हमारा विषय है वो भी यही कहता है कि हमारा जो सफ़र है ज़िंदगी का वो एक रंगमंच है, और हम अपना जो किरदार है वो निभा रहे हैं। बस हमें करना क्या है कि अपना जो किरदार है वो अच्छे से निभाना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। इसलिए जो भी करना है वो पॉजिटिविटी के साथ अच्छा काम करते रहना है। तो आज नमस्ते हिमाचल में हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी रंगमंच में किरदार। और हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर कमल जी, जो कि थिएटर आर्टिस्ट है, और बहुत लंबा इनका प्रोफाइल है। इनके बारे में अगर बताएं तो ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र विभाग से ये अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत लंबा सफ़र इनका टीचिंग के साथ भी रहा है। और साथ ही साथ थिएटर की अगर बात करें तो 50 साल के लगभग का सफ़र थिएटर के साथ है। 40 के लगभग इन्होंने प्ले कर चुके हैं, जिसमें इन्होंने अभिनय भी किया है, निर्देशन भी किया है, साथ ही साथ वेब सीरीज़ में भी काम किया है, कई एल्बम्स में भी काम किया है, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर चुके हैं। इतना सारा जो प्रोफाइल है इसके बारे में जानने का आज हमें मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में, और दूरदर्शन शिमला के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार रंजना जी। जी सभी आपके दर्शकों को, सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाई जी। तो कमल जी, इतना लंबा ये सफ़र है और हम सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, लेकिन जो हमारा आज का विषय है हम पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको टीचर भी एक कलाकार होता है जो बहुत सारे बच्चों के भविष्य को बुनता है, लेकिन उसके साथ साथ आप तो कलाकार के रूप में आपने काम किया है। तो ज़िंदगी को आप कैसे मानते हैं, कि रंगमंच की तरह, या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसा रहा है ज़िंदगी के साथ? अंजना जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ज़िंदगी एक रंगमंच ही है, जी और हम उसमें एक किरदार निभा रहे हैं। और वो किरदार निभाते निभाते हमें महसूस ही नहीं होता कि हम एक किरदार के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह रंगमंच आपको अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, आपके जो अनुभव हैं, रंगमंच में जब एक अभिनेता उस अभिनय को करता है जी तो उसे उस पात्र का अभिनय करते करते उसे महसूस होता है कि ये मैं हूँ। हालांकि वो पात्र वो रियल लाइफ में नहीं है। जी तो यही जिंदगी हमें सिखाती है जी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं वो जो जिंदगी में अभी तक जिंदगी में वो घटित नहीं हुई हैं, वो घटनाएं। और वो जब वो घटित होती हैं तो महसूस होता है कि मैं इस वक्त इस घटना के घटित होने पर मेरा रिएक्शन क्या है, क्या जी था, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, वो पहले से पता नहीं है, नहीं होता क्योंकि है। वो घटना जिंदगी में घटित ही नहीं। जी जी तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जिंदगी जो है ये एक रंगमंच है। जी जी जी। और अक्सर जब हम रंगमंच पे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या रियलिटी में है और क्या हम किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई कलाकार के रूप में कार्य करते हैं तो बिल्कुल आप भी खो जाते हैं कि हाँ मैं यही हूँ, आप जिसका किरदार कर रहे हैं आप जी उसी में। अंजना जी, देखिए, कई बार आपको एक ऐसा पात्र करना पड़ता है, जी उसे सजीव करना पड़ता है रंगमंच पे, जो कर्म वचन स्वभाव से जी वो अभिनेता वो पात्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी उस पात्र को सजीव करने के लिए उसे अपने, जब तक उसका अपना एक
जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म नहीं होगी, वो पात्र सजीव नहीं होगा। जी। ये मुझे एक नाटक जब हम कर रहे थे तो तब किसी निर्देशक ने ये मुझे समझाया था, और वो अभी तक भी मुझे वो याद है। आगे रेफरेंस आएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम बात करेंगे। जी, तो अब यही जानना चाहते हैं कि कब से ये सफ़र शुरू हुआ, कब से आपने शुरुआत की? बचपन का जो हमारा किरदार रहता है, हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम में उसका असर रहता है, तो क्या कुछ ऐसे किस्से, बचपन कैसा रहा है आपका, वो आपसे जानना चाहते हैं। अंजना जी, ये मेरी रंग यात्रा शुरू होती है मई 1968। जी। 1968 में जब मैं छठी कक्षा में था तो हमारे स्कूल में एक नाटक हुआ था, वीर हकीकत राय। जी। उन दिनों में झांसी की रानी, हकीकत राय, इस तरह के नाटक हुआ करते थे। जी। 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 तो उसमें मुझे हकीकत राय के मित्र का भूमिका निर्वाह करने को मिली। तो उस वक्त अभिनय कौशल इतना नहीं था, जी। 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 लेकिन एक उत्साह था कि ये भूमिका मिली है, नाटक करना है। और उसके बाद जब नाटक खत्म होने के बाद दर्शकों ने उसे सराहा तो एक एक अजीब सी एक अनुभूति हुई, महसूस हुआ कि लोग हमें जानते हैं, लोगों ने हमें सराहा। बस तब से ये रंग यात्रा शुरू हुई, जी। जो निरंतर आज तक। लेकिन एक दौर वो था कि उस समय शायद थिएटर और ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज नहीं होती थी, तो कितना मुश्किल आपके लिए रहा कि फिर थिएटर के साथ जुड़ना, फिर धीरे धीरे अपने आप को और निखारना। अ, नाटक के साथ, रंगमंच के साथ जब जुड़ाव हुआ जी। तो शुरू शुरू में तो कोई इतना अपने अभिनय को निखारने के लिए कोई इतना ज्ञान नहीं था। और छोटे मोटे नाटक जो स्कूल में होते थे उनको किया करते थे। लेकिन जब कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ एक तो हम साइंस के स्टूडेंट थे, जी। समय कम मिलता था। जी। लेकिन कॉलेज में जो जो डायरेक्टर थे, जो प्ले करवाते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्हीं दिनों में ये जो अभिनय क्षमता को बढ़ाने के लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं, जी। एक्टिंग जी। वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो उसमें बहुत कुछ सीखा, जी। बहुत कुछ सीखा। मैं तब डीएवी कॉलेज होशियारपुर में पढ़ता था, तो एक थिएटर वर्कशॉप जो है वो अटेंड की थी मैंने। जी। तो उसके बाद रंगमंच की जो बारीकियां हैं, अभिनय की जो बारीकियां हैं, निर्देशन की जो बारीकियां हैं, उनको सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद एक और इसी तरह की वर्कशॉप मैंने अटेंड की। उसके बाद फिर जब हम विश्वविद्यालय में यहाँ पढ़ने के लिए आए जी। तो यहाँ विश्वविद्यालय का जो सभागार है वहाँ रंगमंच होता था, जी। वो हमें मिला, वो एक मंच मिला। जी। तो वहाँ क्योंकि ये थोड़ा शौक उभर गया था, जी। तो उसमें हमें वो रंगमंच भी मिला, साथी भी मिले। तो हम खुद ही उस नाटक को निर्देशन करना, उनके साथ अभिनय भी करना। जी। तो वो एक एक बहुत सुखद समय था जी। जिसमें हमने वो काम किया। और इस सफ़र में एक ज़रूरी जो परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे घर वालों की परमिशन, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या आपको फुल परमिशन मिल जाती थी कि नहीं, अगर आपने थिएटर करना है, ड्रामा करना है, तो एक रहता है कि जैसे आप साइंस स्टूडेंट थे, टाइम भी कम मिलता है, तो पढ़ने से कुछ ऐसा समय निकाल पाते थे, और घर वालों की कैसी राय रहती थी? अंजना जी, वो घर वालों से इतना वो कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं था, जी। क्योंकि हॉस्टल में ही पढ़ा हूँ मैं। जी। 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 मैं निरंतर
हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। तो वहाँ तो घर वालों का कोई इतना बंधन नहीं होता जी, था, जी, जी। लेकिन उन्होंने कभी रोका भी नहीं इस बात के लिए। लेकिन एक बात है कि ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आपसे जी, कि रंगमंच में काम करने से एक बहुत अलग सा आत्मविश्वास जी, उभरता है। जी। और इस थिएटर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहा। जी, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि रंगमंच हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधा है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि करियर आप क्या चाहते थे पहले से ही, जो मन में एक जिज्ञासा होती है बचपन से कि नहीं मुझे क्या बनना है, किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है, तो ये आपने किस दिशा की ओर जाने का पहले से सोचा हुआ था? हाँ, वो था कि थोड़ा परिवर्तन तो होता रहा, जी, लेकिन ध्येय लक्ष्य एक ही था कि मुझे शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है। जब स्कूल में था तो स्कूल के शिक्षक का वो लक्ष्य बना, कॉलेज में आए तो कॉलेज के में लेक्चरर या प्रोफेसर बनने का एक लक्ष्य हुआ। जी। जब विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तो फिर लगा कि नहीं, विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। तो वो तो परिवर्तन हुआ कि स्कूल शिक्षक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षक तक का वो परिवर्तन हुआ, लेकिन लक्ष्य और ध्येय शिक्षक ही रहा। यानी आपका जो टीचर का प्रभाव रहा है वो आपके जीवन में रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्रभावित हमेशा जी टीचिंग से रहे हैं और जी टीचर से भी रहे जी हैं। जी जी, तो समय कैसे निकाल पाते थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग के लिए समय देना, जैसे आपने कहा कि सामंजस्य बिठाने में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फिर भी ऐसा कभी लगा कि नहीं पहले पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय दे या फिर अभिनय के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कभी महसूस हुआ, क्योंकि जब हम रंगमंच उन दिनों में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ था भी नहीं, तो यही एक रंगमंच था। जी, तो हम जब रिहर्सल करते थे तो क्योंकि अभाव तो था, संसाधनों का अभाव था, तो हम जो वो रंगमंच करते थे कई बार कंट्रीब्यूट करते थे पैसे को, है ना। जो जो रंगमंच के साथी थे, जी, चल यार 10 रुपये तुम डालो, 15 मैं डालता हूँ, तो इस तरह से जी, करके जी, हम अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके रंगमंच करते थे। जी, लेकिन संसाधन के रूप में हमारे पास विश्वविद्यालय का एक सभागार का जो जी। मंच था, वो हमारा हमें था, वो जो और उस बहुत साथ समय देता मतलब था। ये हम कह सकते हैं कि लोगों को, जैसे आपने कहा कि साधनों की कमी थी, मनोरंजन का यही साधन था, तो पसंद भी लोग बहुत करते थे। जी और जी जी अभी आपका तो एक्सपीरियंस रहा होगा, वो जानना चाहते हैं कि कैसे ऑडियंस के साथ आप जुड़ते थे, कैसे आपको तालियों की गड़गड़ाहट जो आपके महसूस होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले लोग बहुत पसंद करते थे नाटकों को देखना। जी, और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन दिनों में स्रोत जो थे, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं थे, तो ये रंगमंच था। जब कभी हम प्ले करते थे यूनिवर्सिटी में, जी, तो सभागार बिल्कुल बिल्कुल भरा होता था। कई बार तो लोग खड़े होकर भी देखते थे, सीट्स नहीं होती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसमें लोग जुड़ते गए, जी, लोग जुड़ते गए। मुझे अभी भी याद है कि जब हम विश्वविद्यालय में जब नाटक शाम के टाइम करते थे, तो सभी शिक्षक जो थे, टीचर कॉलोनी थी, उनके परिवार आते थे। जी, और एक ऐसा वातावरण था कि लोग वो हमारी मदद भी करते थे। जी, हम कभी कभी अपने उस दौर के जो शिक्षक होते थे उनसे भी पैसे मांगते थे कि भी आप हमें दो, हमने नाटक करना है। तो अपने संसाधनों का, सीमित संसाधनों में भी हमने, कई बार ऐसा होता था कि यार ये नाटक अच्छा है, इसके लिए इसकी फोटोग्राफी की जाए, लेकिन फोटोग्राफर बहुत महंगा महंगे होते वो थे। लगता था। जी, जी, हमें लगता था कि बहुत महंगा है, इसके बिल्कुल, ऊपर क्यों बिल्कुल। पैसे खर्च करें। तो वो नाटक अच्छे होते हुए भी आज भी उनका हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जी, फोटोग्राफ्स नहीं हैं। तो कभी पैसे संसाधन होते थे तो हम फोटोग्राफर भी बुला लेते थे। जी, तो उन दिनों में ब्लैक एंड वाइट का वो होता था। तो किसी एक एक हमारे, मुझे याद है
कि हमारे जब हम नाटक करते थे तो एक रंगकर्मी थे, तो उनके घर में कैमरा था, तो वो कैमरा लेके आते थे, तो फिर उससे हमने करना शुरू किया, कुछ नाटकों को डॉक्यूमेंट किए, डॉक्यूमेंटेशन मीन फोटोग्राफ्स जो हैं उनके किए। लेकिन वो ये एक ऐसा लगता था कि यार इसके ऊपर अगर हम पैसा खर्च करेंगे जी, उतना जी। ही हम कॉस्ट्यूम पे खर्च कर कॉस्ट्यूम लेते पे, और हैं। उस समय मतलब इंजॉय ज़्यादा आप किरदार को करते थे, जी ना कि दिखावा अलग चीज़ थी, लेकिन जो आप रियलिटी में कर रहे थे वो जी, ज़्यादा आप इंजॉय करते थे। वैसे भी हमें हमारे जो जो जिनसे ये वर्कशॉप में जो हमें सिखाते थे उनका ये मानना था कि वो हमारा भी फिर वो मोटो बना कि बाकी जो है ठीक है, कॉस्ट्यूम है, सब कुछ है, ये एक नाटक को ये जो प्रसाधन है वो है, ये उभारते हैं नाटक को, जी, जी, जी। पात्र को भी उभारते हैं, लेकिन अंतिम तो आपका जो अभिनय है जी, वही आपके पात्र को उभारता है। तो हॉबी की तरह आपने हमेशा ये थिएटर को अपने साथ जी जी, संजोए मेरा रखा। पहला पैशन जो था वो एकेडमिक्स ही था। जी, उस ये मेरे को जो ये सेकंड मेरा पैशन था, जी, और ये इसको मैंने हमेशा हॉबी की तरह ली। जी। तो हम मतलब सभी के लिए संदेश भी है कि अगर आप दो दो चीज़ों को साथ लेकर भी चलते हैं, जैसे आप कई बार कहते हैं कि यार हॉबीज़ के लिए तो टाइम नहीं दे पाए और पढ़ाई करनी पड़ी या अपनी जॉब करनी पड़ी, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आपके मन में अगर कुछ करने की चाह है तो आप अपने हॉबीज़ के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी, देखिए, ये रंग यात्रा 1968 से आरंभ होती है जी, और 2024 में लगातार निरंतर जारी है। जी, अभी पिछले साल ही हमने एक नाटक किया, बादल सरकार का, पद्मश्री बादल सरकार लेखक थे उनके, जी, सारी रात। थोड़ा मनोविश्लेषणात्मक नाटक था। जी, इस तरह के नाटक थोड़े कम किए जाते हैं, लेकिन हमने किया, वो फुल लेंथ प्ले था, गेटी में हमने जी। किया था। और आज तक जितने भी आपने प्ले किए हैं, ऐसे कोई यादगार किरदार जो आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत आप उससे प्रभावित हुए हो, या यादगार किरदार आप उसे कह सकते हैं, या ऐसे दो तीन भी आपके किरदार हो सकते हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत याद है। देखिए अंजना जी, किरदार चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जी, अच्छा बुरा तो दर्शक जानते हैं, मेरे लिए तो वो अच्छा ही है। जी, तो मैं कैसे ये कहूँ कि वो मेरे बहुत नज़दीक है, जहाँ उसे मैं हर किरदार को जब जो किरदार किए हैं मैंने उनको अपने सजीव करने के लिए, उस पात्र को सजीव करने के लिए मुझे अपने आप को मारना पड़ा, जी। चाहे वो छोटा किरदार था चाहे बड़ा किरदार था। यानी आपने हर एक किरदार को बखूबी सोचा है कि हाँ, मुझे तो तो मैं अब ये 100%। नहीं कह सकता हूँ कि मुझे उतना ही आप देखिए कि चलिए मैं आपसे एक पूछता हूँ कि एक सुंदर बच्चा और एक बहुत ज़्यादा सुंदर बच्चा और एक बच्चा को जन्म देने के लिए माँ को प्रसव पीड़ा तो बराबर होती है, बिल्कुल, और प्यारे भी दोनों ही प्यारे होते भी हैं। दोनों जी, जी, होते जी। हैं। तो मैं कैसे कह दूं मेरा वो किरदार बिल्कुल। बहुत अच्छा था। मुझे उतना ही कष्ट हुआ उनको अपने सजीव करने के लिए, अपने अंदर उस पात्र को लाने के लिए मुझे उतना ही कष्ट हुआ, चाहे वो छोटा था चाहे बड़ा था। जी, जी। किसी किरदार को दर्शकों ने सराहा और किसी को ज़्यादा सराहना नहीं मिली, तो कष्ट तो मुझे उतना ही हुआ उन पात्रों को निभाने के लिए। जी, बहुत बहुत अच्छा ये सफ़र जा रहा है, लेकिन दर्शकों, जैसे कि मनोरंजन साथ साथ होते रहना चाहिए, तो हम भी यहाँ पर आपको एक संगीत के माध्यम से मनोरंजन आपका करवा रहे हैं। ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। धाटू तेरा लाल रंगो
धारे तू कदी मिलदी ऊंचा धारे तू कदी मिलदी डूगड़े नाला किंदी तू चली मोनिका ओ किंदी तू चली मोनिका आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और बात कर रहे हैं जिंदगी रंगमंच में किरदार। तो प्रोफेसर कमल जी हमारे साथ है। आपसे अब जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हर किरदार को आपने बखूबी निभाया है, हर किरदार को आपने उतना ही प्यार दिया है, अपने आप को झोंका है उसमें, और इन लगातार 50 साल के सफ़र में कोई यादगार लम्हा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? हाँ है। हर नाटक के साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हैं। जी जी जी। एक वो घटना तो घटित हुई जी। लेकिन एक वो कहावत भी है कि शो मस्ट गो ऑन। रंगमंच में एक कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन। तो वो घटना घटित हुई और वो अपने आप ही सार्थक हो गया ये। हम नाटक कर रहे थे रोटी जी। और उन दिनों में लाइट्स बहुत मुश्किल से मिलती थी। ये अकादमी जो है, हिमाचल संस्कृति अकादमी जो है, उनसे लाइट्स लानी पड़ती थी परी महल से जी। तो हम लाइट्स लेके आए और एक लाइट एक खास एंगल पे खास जगह लगनी थी जी। हमारे पास सीढ़ी भी नहीं थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो किसी तरह वो जो मेन करेक्टर रोल जो कर रहा था लड़का, उनका नाम ओमपाल था, डॉक्टर ओमपाल हैं जी जी। वो कहते हैं मैं जाके फिट करके आऊँगा। वो फिट करने गए और जब देखा कि हाँ लाइट ठीक जगह ठीक हो गया, फिट हो अपनी जगह लग गई है वो लाइट जी। तो उसके बाद उनको आदेश दिया मैंने कि अब आप वापस नीचे उतर आइए, अब रिहर्सल शुरू करते हैं। तो 15-20 मिनट वो नहीं आए और फिर आवाज़ मारी कि यार नीचे उतर आओ, कहाँ हो, अभी इतनी देर लगा दी आपने। कहता मुझे 15 मिनट हो गए हैं नीचे उतरे हुए, मैं गिरा पड़ा हूँ यहाँ पे। वो ऊपर से फिसल गया पाँव और नीचे गिर गए। जी जी जी। जब देखा तो उनके एक कील, लोहे की कील जो है वो यहाँ टांग से कटती हुई उसकी टांग को वो चली गई और खून बह रहा था जी। तो इमरजेंसी में ले गए। यहाँ यूनिवर्सिटी में डिस्पेंसरी थी विश्वविद्यालय में, वहाँ ले गए। डॉक्टर ने पट्टी पुट्टी की जी। और ये फैसला हुआ कि कल नाटक नहीं होगा क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था और मेन रोल उनका था जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहे पेन किलर इंजेक्शन लगवा के शो मस्ट गो ऑन करना है ये प्ले। और दूसरे दिन उन्होंने दवाई खाई और वो पेन किलर जो इंजेक्शन है वो लिया और वो नाटक किया। तो ये एक बहुत बड़ा वो था कि क्योंकि उस वक्त संसाधन, जैसे मैंने कहा, नहीं, हमें सेट भी खुद डिज़ाइन करना है जी। कीले हथौड़ा लेके उसको टेबल को भी खुद बनाना है। तो ये सब कुछ हम खुद करते थे। प्रोफेशनल उस वक्त नहीं था कि भी हम पैसे दे के वो चीज़ करवा लें।
और एक और आता है कि हम सुशील कुमार सिंह हैं लेखक, उनका नाटक कर रहे थे नागपाश। जी नागपाश कर रहे थे और जो अंतिम दृश्य था उसमें डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता हैं, वो मेन रोल कर रहे थे। तो बाकी के पात्र जो हैं वो उनको गले को दबाने का वो था, दृश्य था। जी तो वो जब उनका गला दबा रहे थे तो वो कुछ जोश में जो दबाव है गले के ऊपर कुछ ज़्यादा दे दिया ज़्यादा हो गया। जी तो वो 3-4 पात्र थे और सभी का जोर लग रहा है, तो उनको मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी 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 और उनकी आंखें लाल और थोड़ा सा, तो लोग ये सोचे, दर्शक ये सोच रहे थे कि ये एक्टिंग बहुत हो रही सजीव अभिनय हो रहा है और वो जोर से तालियां बज रही हैं। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि भी ये कुछ गड़बड़ हुआ है। तो जैसे ही मैंने एकदम, अभी उनका एक डायलॉग रहता था जी। तो पर्दा गिराया गया और देखा तो उनके यहाँ वो जो दबाव पड़ा था उंगलियों का, हाथ का, वो निशान थे। जी 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 तो अगर थोड़ी भी देर होती तो शायद कुछ और भी हादसा भी हो सकता बिल्कुल, था। बिल्कुल। इसी तरह एक और नाटक था, काले लिखना लेख, हम प्ले कर रहे थे। उसमें लास्ट वो भी अंतिम दृश्य था। जी। उसमें वो तलवार चलती है, जी तो बहुत प्रैक्टिस की थी उसकी, लेकिन वो कुछ गड़बड़ ऐसा हुआ कि पता नहीं, ये घटना घटित होनी थी। वो तलवार चली और वो जिस करेक्टर के ऊपर तलवार चलती है, राजा के ऊपर, वो अपने आप को ठीक समय पे हटा नहीं पाया और तलवार सिर में लगी। ओहो जी तो लोगों ने से सोचा कि इन्होंने कुछ यहाँ लाल रंग का रखा और ये खून निकला तो रखा होगा इन्होंने, जी जी पर जी लेकिन वो उनके सिर पे रियलिटी में चोट लग चुकी थी और वो नाटक खत्म होते ही सीधे हॉस्पिटल और वहाँ फिर जो टांके। तो इस तरह के हादसे कई बार हो जाते हैं। और जैसे आपने पहले किस्से के बारे में बताया, और पैशन इतना होता था कि नहीं मुझे तो करना है, निभाना है, कहीं ना कहीं एक जीवन होता है ये किरदार जब आप निभा रहे होते हैं कोई जी, ना कोई। जी। तो अभी तक आप इतने लंबे सफ़र से, जैसे आपने कहा कि 2024 तक भी आप अभिनय कर रहे हैं, लगभग हर जनरेशन के साथ आपने काम किया है, तो यही पैशन आज के युवाओं में भी क्या आपको देखने को मिलता है? हाँ, युवाओं में है, जो लोग रंगमंच के साथ जुड़े हैं उनका पैशन है। लेकिन अब एक और हुआ है कि हमारे यहाँ जो गेटी थिएटर है, वहाँ भाषा एंड संस्कृति विभाग जो हैं उन्होंने गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई है। जी तो रंगमंच को प्रमोट करने के करने लिए के लिए, अब अगर वहाँ पे रंगमंच जब होता है, उसे रिपेट्री कहते हैं, रिपेट्री रंगमंडल बनाया है। जी तो रिपेट्री का जब शो होता है तो वो 1,70,000 के आसपास नाटक को मिलता है। 4 शो करने होते हैं उसमें। जी उसमें जो कलाकार अभिनय कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलता है, निर्देशक को मिलता है, म्यूजिक, मेकअप, सबको। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत हम हाँ, इसे ये कह बहुत सकते हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी शुरुआत है कि जो रंगमंच के साथ जुड़े लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत सहायता या मदद हो रही जी, है। जी, जी। जो कलाकार बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनको भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये हॉबी हो या फिर पैशन हो या फिर आप करियर है, जी। तो हेल्प मिल जाती है अगर जी, कोई बच्चा जी, इससे जी। जुड़ना चाहता और है। ये है कि अभी प्रोफेशनलिज्म उस स्तर का प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है जो दिल्ली में एनएसडी की रिपेट्री है, जैसे उस तरह की रिपेट्री का प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है। जी लेकिन लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे नाटक हुए हैं यहाँ पे जी 1 साल से। जी मेरा ख्याल 8-9 नाटक हुए हैं रिपेट्री के। और आपको कोई यादगार कहानी, हम ये कह सकते हैं, प्ले जो आपने किया हो, ड्रामा किया हो, कि जो आप कह सकते हैं दिल के करीब है, आप हाँ, उसे? बहुत हैं, नाटक हैं। जी मुझे एक नाटक में निर्देशन किया था मैंने, जी रस गंधर्व।
जी। मणि मधुकर जी का वो नाटक है। उस नाटक में उसकी कहानी जो विषय वस्तु है बहुत अच्छी लगी थी मुझे। जी। उसमें एक कैदियों के ऊपर है, वो अपने जेल में हैं जी। तो वो उसमें रह रहे हैं। तो उसमें एक डायलॉग है बहुत अच्छा, जी। कि वो डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। जी। 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 हाँ, कल रात मैं जब बीड़ी पी रहा था तो अचानक मुझे अपने गले में यहाँ बिल्कुल यही गांठ सी महसूस हुई। जी। मैं उससे उलझा और अंत में मैंने उस गांठ को निकालकर दूर फेंक दिया, वहां फेंक दिया मैंने उस कूड़े में, जी। क्योंकि कूड़ा ही हमें शरण देता है। वो कैदी की भावना है। जी। 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 बहुत खूब, बहुत खूब। और आप, इसी तरह जी। एक नाटक था यक्ष प्रश्न। हालांकि वो कहानी सभी ने सुनी है कि युधिष्ठिर से, यक्ष जी, मिलता जी, है जी, पांडवों को और वो उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का प्ले था, जी। प्ले है ये। जब हमने किया तो उसमें एक बहुत अच्छा एक संवाद आता है। जी। भीम अहंकार में है, अपने बल के ऊपर उसे बहुत अहंकार है। तो भीम जो है वो जब पानी पीने जाता है तो वो कहता है तुम पानी नहीं पी सकते यहाँ पे जी। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। तो कहता तू जानता नहीं, भीम कहता तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। कहता यही तो प्रश्न है, तुम कौन हो। कौन हो। कहता मैं पांडव पुत्र भीम हूँ। तो यक्ष कहता है कि कब तक पुत्र बन के घूमते रहोगे, पुरुष कब बनोगे। ये डायलॉग दिल को छू रहा था। जी। कि ये एक नसीहत भी है कि कब तक आप अपने पिता के नाम का सहारा लोगे, अपनी पहचान कब बनाओगे। जी। 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 ये बहुत अच्छा मैसेज है कि कैसे आप अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तभी तो कलाकार को कहा जाता है कि वो हमेशा जीवंत रहता है, कभी मरता नहीं है कलाकार। तो दर्शकों, ऐसा ही ये सफ़र जारी रहेगा रंगमंच का। बस आप यूं ही देखते रहिए नमस्ते हिमाचल। बस एक मनोरंजन का और सहारा हम ले रहे हैं यहाँ पे, और आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की तरफ और एक संगीत की तरफ। यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। तुम्हारे प्यार का झोंका बड़ी ठंडी हवा लाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनो दिल में था छाया, मेरे ख्वाबों में मुद्दत से जो ज़हनो दिल में था छाया, लगा ताबीर सा वो एक फरिश्ता तुम में बन आया, लगा ताबीर सा वो एक फरिश्ता तुम में बन आया। तुम आए तो वफाई नायते रानाई आई, ले सरगम में लिपटी सुरमई शहनाई आई।
इश्क आया जुनून आया, इश्क आया जुनून आया, नूर आया शबाब आया, नूर आया शबाब आया, शबाब आया। लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया, लगा यूं मिल गया मुझको अजब खुशियों का सरमाया। नमस्ते हिमाचल, आप देख रहे हैं प्रोफेसर कमल हमारे साथ है और हम बात कर रहे हैं रंगमंच की, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हमारे साथ है। तो एक प्ले की जब हम बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और आपने तो इतना लंबा दौर देखा है, खुद से तैयार की हुई चीज़ें और आज के समय में फैसिलिटीज़ के साथ, तो किन किन ज़रूरतों को पूरा होना जो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, एक नाटक के लिए सबसे पहले तो एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए जी। और निर्देशक जितना उस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा उतना ही उसकी पकड़ अपनी परिकल्पना जी। के साथ साथ उस नाटक के जो पकड़ है वो उसके ऊपर उसकी पकड़ बनती जाएगी। और उसके बाद सही रूप में पात्रों का चयन, जी। जो नाटक के पात्र हैं उनका चयन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आप इसे समझिए कि अच्छी स्क्रिप्ट हो और पात्रों का चयन प्रॉपर हो जाए तो आपका नाटक जो है वो मानकर चलिए कि वो एक सही दिशा की तरफ चल पड़ा है। जी जी जी। उसके बाद देखिए कि जो पात्र होता है ये उसकी परिकल्पना 3 लोग करते हैं। एक तो लेखक ने परिकल्पना की उस पात्र को बनाने की, जी। फिर निर्देशक जो है वो अपनी परिकल्पना से उसको वो सजीव करने की कोशिश करेगा। जी। तीसरा जो अभिनेता है उसकी भी एक परिकल्पना होती है कि मैं इस पात्र को इस ढंग से सजीव करूं। जी। तो वो निर्देशक के जो निर्देशन है उसके फ्रेमवर्क में वो अपनी परिकल्पना से उस पात्र को सजीव करता है। जी जी जी। तो तो मतलब ये बहुत तीन, एक हाँ, है ये जी। तीनों का एक मेल सामंजस्य बैठना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो इतना जो आपका सफ़र टीचिंग के साथ हम कह सकते हैं, जब आप HPU में थे तो आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे, तो उनको भी क्या आपने थिएटर के लिए या फिर अभिनय के लिए तैयार किया? बहुत हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय में मेरे साथ काम किया और वो आज फिल्म इंडस्ट्री में है या रंगमंच के साथ जुड़े हैं। जी जी। बहुत से हैं, तकरीबन शिमला के जो रंगकर्मी बच्चे हैं, नई जनरेशन तो नहीं, जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने मेरे साथ काम किया है। संजय सूद हैं, वो बिलासपुर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। जी जी जी। रवि कौशल हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं। सौरभ चौहान हैं, उन्होंने मेरे साथ किया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने काम किया है वो। और कितना सेटिस्फैक्ट्री लगता है जब आपने तो, क्योंकि जो आपका करियर था, हॉबी था, वो आपने सब कुछ जिया है, तो एक संतुष्टि जो होती है, सेटिस्फैक्शन लाइफ से, वो कैसा अनुभव रहता है आपका? देखिए, मैं संतुष्टि तो नहीं कहूँगा जी। ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि इतने वर्ष रंगमंच के साथ जुड़े हैं और कई बार महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जी। बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम शायद इतने बड़े सागर में, रंगमंच एक सागर की तरह है, शायद 1-2 बूंद ही पी सके हैं हम। अभी बहुत कुछ सीखने को है। जी। बदलाव तो बहुत आया है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद भी की है रंगमंच की। अब देखिए कि जब हम नाटक करते हैं तो अब वीडियो उनका बनता है जी।
है ना। वो तो अब कहीं किसी जगह उस वीडियो को देखा भी जा रहा है, जी। यूट्यूब पे डालते हैं, उनको देख रहा है, कमेंट्स आते हैं, लोगों को पता चलता है शिमला में क्या काम हो रहा है, हमें पता चलता है बाहर क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है। तो वो एक जुड़ाव भी बनता है वहाँ के लोगों का और हमारे के बीच में, एक जुड़ाव सा भी होता है। हम उनको कांटेक्ट करते हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़र्क तो हुआ है। कैमरे बहुत अच्छे आ गए हैं अब। पहले तो फोटोग्राफी होती थी, वो भी अगर पैसे होते थे तो वो फोटोग्राफी हो जाती थी, नहीं तो नहीं भी होती थी। तो अभी अब क्योंकि समय बदल चुका है, तो अब महसूस होता है कि जब आप देखिए कि रंगमंच से बाहर निकले, है ना, तो उस तरफ वो भी चल पड़े। बिल्कुल है ना, सीरियल्स बन रहे हैं, लोगों को काम करने का एक उनका क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसके फ़ायदे अगर किसी को हो तो एक अच्छा अनुभव हो जाता है, काम आसान हो जाता है। देखिए अब हमें तो रंगमंच का ही था, लेकिन रंगमंच से ही जब इसका क्षेत्र का विस्तार हुआ तो कैमरा को भी फेस किया, तो वो एक अलग विधा है। कैमरे के सामने रंगमंच के ऊपर अभिनय करना और कैमरे के आगे अभिनय करना एक अलग, थोड़ा सा अलग है। जी। जब भी थिएटर में काम करते हैं, और कहा भी जाता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है गंभीर किरदार होता है, मीन्स कि अच्छी एक्टिंग वो कर सकता है। तो थिएटर में कितना मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि बहुत सारा ये सिर्फ किरदार ही वहाँ तक सीमित नहीं होता, बहुत सारा जो सफ़र होता है, बहुत सारी तैयारियाँ होती है, बहुत सारी मेहनत होती है, वो उसके पीछे होती है। जो दर्शक आए हैं उनकी अपनी वाइब्रेशन है, एक्टर की अपनी वाइब्रेशन है, और जब एक्टर जो है उन वाइब्रेशन, जो एक दूसरे की वाइब्रेशन को जब वो कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, और जब एक नाटक जो अभिनेता है वो अपनी अभिनय से लोगों की जो अनुभूति, जो उनकी अनुभूति है, जहाँ उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको पात्र की फीलिंग्स के साथ जोड़ देता है अपने अभिनय से, तो वो नाटक सफल माना जाता है, क्योंकि उस वक्त दर्शक ये महसूस कर देते हैं कि ये मेरी ही बात कर रहा है। जी, बहुत खूब ये सफ़र रहा है हमारा नमस्ते हिमाचल का। और प्रोफेसर कमल, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की, इतने एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में आने के लिए। तो नमस्ते हिमाचल में आज हमने मुलाकात की प्रोफेसर कमल से, जो कि थिएटर आर्टिस्ट थे। और नमस्ते हिमाचल का ये सफ़र आज यहीं तक, लेकिन चलते चलते आपको एक संगीत के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ। लई जानी बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी, ओ लई जानी पर लिया धार बसंतिये लई जानी। दुश्मन बैरियां ते